भारतीय सेना लगातार सीमा पार छिपे हुए आतंकियों को ठिकाने लगा रही है, तो देश का सशक्त केंद्रीय नेतृत्व पूरी दृढ़ता के साथ निर्णय ले रहा है कि टेरर ऑफ टॉक एक साथ नहीं चल सकता। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड कैप्टन एसबी त्यागी जी हैं और दामोदर सिंह जी हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। त्यागी सर, जिस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरहद पर जाकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हैं, इससे संदेश साफ है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी साक्षी जी, धन्यवाद। मुझे आपने फिर से अवसर दिया, आपके साथ मैं चर्चा में जुड़ रहा हूँ। आज रक्षा मंत्री जी ने कहा और पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को दोहरा चुके हैं, और वो इस वजह से कि आज भारत का समस्त नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, युवा युवती और किसी भी उम्र के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सबके मन में एक ही इच्छा है कि ये जो रक्त बीज है, जगह जगह जो रक्त बीज है, इनका समूल नाश हो। ये आतंकवादी कभी किसी क्षेत्र में, किसी स्थान में गतिविधियां देते हैं, गायब हो जाते हैं, और दूसरी जगह फिर ये निकल के, अभी कहें तो मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर जाएं तो जम्मू कश्मीर, किसी भी क्षेत्र में। तो भारत का कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आतंकवाद से प्रभावित न हो, और ये ऐसे रक्त बीज है कि जहां एक आते हैं वहां 10 और पैदा हो जाते हैं। तो इनका समूल नाश करने का हर नागरिक का ये मानना था कि सरकार सक्षम है और सेनाएं सन्नद्ध है, तो एक अवसर भी सही है समूल नाश हो, हर शक्ति का, हर प्रकार से जो भी प्रतिकार किया जाए वो करते हुए आतंकवादियों को नष्ट करें। तो आज भारत की जनता और भारत की जनता का जो सामर्थ्य है, सहयोग है, समर्थन है, उससे ऊर्जा पाते हुए, उससे शक्ति पाते हुए भारत की सरकार भी निर्णय ले रही है, बड़े कठोर निर्णय ले रही है, और उनको बड़े प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं तो है ही, बड़े यशस्वी हमारे सैनिक हैं, बड़े वीरवान हमारे सैनिक हैं। इनकी वीरता के किस्से अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे, बचपन से अब जवान हो गए। हमारी आगे की पीढ़ी भी तैयार है और उनको भी इस बात का यकीन है। आज मैं जब बच्चों को देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, तो उनमें भी बड़ी चेतनता है, उनमें भी बड़ी व्यग्रता है, और वो ये चाहते हैं कि आतंकियों का समूल नाश हो। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। दामोदर जी, आपके पास आते हुए आपसे मैं एक बार समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए आतंकवाद पर भारत का जो स्टैंड है वो ना केवल पाकिस्तान को लेकर क्लियर है, बल्कि दुनिया भर के सामने भी पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। यानी कि आतंक और बात साथ नहीं चलेंगे, आतंक और व्यापार साथ नहीं चलेंगे, और जल और खून, पानी और खून भी साथ नहीं चलेंगे। लेकिन आपकी नजर में भारत को आगे क्या करना चाहिए? किस रुख में, जो भारत का स्पष्ट रुख है, वो अब आगे कैसा होना चाहिए? दामोदर जी। साक्षी, मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरह से एक फॉर्म स्टैंड लिया है, जो जिस तरह से स्ट्राइक की है, सबसे पहले भारत को ये करना चाहिए कि हमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारे मैक्सिमम नंबर पे हमारी कैजुअलिटी होती है, दुश्मन जब हमारे ज्यादा से ज्यादा जवानों को हताहत करता है, तब हमारा खून खौलता है। हमें वो एक जवान हो या 50 लोग हो, एक सिंगल जवान को भी खरोंच आए, तो हमें हमारी आतंकवाद के खिलाफ यही रणनीति रहनी चाहिए जो कि अभी हमने रखी। उस तरह से जब हम करने लग जाएंगे ना, तो जिस तरह से इजराइल का खौफ उसके दुश्मन देशों में रहता है, उसके पड़ोसी आतंकवादी देशों में रहता है, वही खौफ पाकिस्तान के अंदर भी होने लग जाएगा। मुझे लगता है सबसे पहली रणनीति तो ये होनी चाहिए, और ऐसा सरकार करने जा रही, क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी एक्ट ऑफ, अगर आगे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, भारत को यहां से अपने रक्षा रणनीति पे बदलाव करना होगा। हमें, जैसा कि इस युद्ध के बाद देखने में आया कि नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जहां पे ड्रोन और हमारे जो भी इसके अलावा प्रोजेक्टाइल थे उन्होंने, और एयर डिफेंस सिस्टम का रोल सबसे ज्यादा था। भारत को इस दिशा में और ज्यादा कोलैबोरेशन करके अपनी जो हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता है इन चीजों की, या जो हमारी प्रौद्योगिकी है, उसको मजबूत करना है। टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत आगे काम करना है। हमें स्पेस कमांड पे काम करना है। इंटीग्रेटेड स्पेस कमांड होनी चाहिए, जहां पे हमें इन सब चीजों को
इंटीग्रेट करना है, सारे वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, जिससे शत्रु से हम कई गुना आगे रहें और आने वाले समय में किसी भी तरह के एडवर्सरी के दुस्साहस को हम काउंटर कर सकें। भारत को अगर साउथ एशिया में लीड करना है, और जैसा कि हम ग्लोबल पावर हैं साउथ एशिया में, अब इस बार हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिजन स्ट्राइक का जो नमूना दिया है, इसे कंटिन्यू रखने के लिए हमें बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे समय में कि हम अपने, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हमारा मिसाइल या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, इनके साथ साथ हमें एयर स्पेस पे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, और साथ में जो हमारी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात चल रही थी उस पर भी काम करना होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लेसन एंड लर्न भारत को मिले हैं इसके साथ साथ। तो मैं समझता हूं कि भारत को सतर्क रहने के साथ साथ पाकिस्तान को एक सिंगल अगर जवान भी हमारा या सिंगल भी हमारा आम नागरिक टेररिज्म का शिकार होता है तो इसी तरह से रिस्पॉन्स रखना है। और जैसा कि सरकार ने कह दिया है क्लियर कि हम सिंधु वाटर ट्रीटी पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगी। मुझे लग रहा है सरकार ने इस बार अपना रुख बहुत कड़ा रखा और इसी रुख की जरूरत है। त्यागी सर, आप कितना दामोदर जी की बात से सहमत है, यानी कि अगर सिंगल कैजुअलिटी भी होती है तो उस सिंगल कैजुअलिटी को 100 कैजुअलिटी के बराबर ही लेना चाहिए सरकार को अब एक तरीके से? देखिए, किसी भी सैनिक की वीर गति का प्रतिकार आक्रांता के समस्त सेना का, बल्कि उसके अस्तित्व का समूल नाश करके ही चुकाया जा सकता है। एक भी हमारा सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, ये स्वीकार्य नहीं है। और पूरे सेना का सामर्थ्य, शक्ति और सहयोग इस दिशा में जाता है कि कैसे वो अपने वीर की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही प्रतिशोध ले ले। ये भारतीय सेना की विशेषता है। समस्त विश्व की जो भी सेनाएं हैं उनका भी आदर्श ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के तो जिहादी हैं, पाकिस्तान के तो ये भाड़े के सैनिक हैं, तो इनसे ऐसे आदर्श की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, हम सनातन के वो उच्च मानदंडों को मानने वाले हैं कि एक वीर सैनिक की मृत्यु का प्रतिकार हम पूरी सक्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ कर सकें। तो इस दिशा में जी मैं दामोदर जी का पूरा सहयोग करता हूं, समर्थन करता हूं, और आगे ये भी अपनी तरफ से आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि बड़े यशगान हुए हैं भारत के सैनिकों के। इनकी वीरता के किस्से पहले कविताओं में गाए जाते थे, छंद लिखे, काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे, और प्रातः स्मरणीय रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उनके वो जो वीरता की जो कविताएं हैं, आज तो ये ऑपरेशन सिंदूर में लोग बड़े बार बार इसको दोहरा रहे हैं। और रण नहीं तो आगे क्या हमारे पास, वीरों की धरती के पास और क्या उपलब्ध है, ऑप्शन क्या है। तो हम तो युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए तो अब मुझे ये याद आता है कि एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है और उसमें क्या क्या कहा गया था। अगर आप अनुमति दें तो ये कविता तो यहाँ से शुरू होती है कि जहां युद्ध के लिए तैयार होने के समय उत्प्रेरित सैनिकों को जागृत करने के लिए, उनको ये कहें कि हिम्मत दिलाने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए, उनकी उग्रता को बढ़ाने के लिए ये कविता है कि रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंगन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। तो हम तो महाकाली के, हम तो महादेवी के उपासक हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम शस्त्र की पूजा करने वाले हैं, और हम तो
जब भी युद्ध का आह्वान होगा, समस्त भारत के वीर सैनिक तैयार है, सन्नद्ध है और एक कदम आगे बढ़ के सीमा पर जाने को तैयार है। निश्चित तौर पर न केवल हमारे जो सैनिक हैं वो, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो देश का हर नागरिक है वो भी कुछ ऐसा करने को तैयार भी है। लेकिन मैं आपसे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल बनी हुई है, उसमें अमेरिका के रोल के बारे में जरा मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ट्रंप ने दावा किया पहले कि हमने मध्यस्थता करवाई है, लेकिन आज ही वो अपने मध्यस्थता वाले बयान से पलट गए। इस पर आपकी टिप्पणी? अच्छा, ये जो हमारे ट्रंप साहब हैं, ये यूएसए के फूफा हैं, उन्होंने वीडियो क्यों नहीं आया? नाराज होना, तुनुक मिजाजी पूरी दुनिया को मालूम है। भारत का सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए जब उनके बयान आ रहे थे, भारत में भी उनको आदर मिला, मान मिला, लेकिन ये राष्ट्रभक्त की भावना वाले सभी भारतीयों को मंजूर नहीं था कि वो अपने को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि जैसे उन्होंने ही ये युद्ध विराम कराया है। और उनका जो ट्वीट आता था वो ही कुड हैव प्रैक्टिस मोर डिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन जो है वो उनकी जो व्यग्रता है ये कहने के लिए कि भाई मैं सरदार हूं पूरी दुनिया का और फैसले मैं ही करा सकता हूं, बाकी की तो किसी की हिम्मत नहीं है, और ये दिखाना कि मैं ज्यादा पावरफुल पोजीशन में था और इसकी वजह से पाकिस्तान की बात नहीं करता, इसकी वजह से भारत ने संधि विराम के लिए मान लिया। ये स्वीकार्य नहीं था। ये जो उन्होंने विमर्श चलाना चाहा ये स्वीकार नहीं था और भारत में बड़ा विरोध हुआ। अब ये कि चूंकि ये बड़ी शक्ति के बड़े वाले फूफा हैं तो इन्होंने अब ये गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। एप्पल को बोल दिया कि भारत में अब फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, भारत अपनी देखभाल खुद कर लेगा। तो ये क्या जाहिर कर रहा है? उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है, हाँ। उनकी तुनुक मिजाजी जाहिर कर रही है और उनकी जो इमेच्योर डिप्लोमेसी है वो जाहिर कर रहा है। पहले टर्म में ट्रंप ने बड़े अच्छे तरीके से भारत के साथ अपना मैत्री भाव दिखाया था। यहां भी करते करते मैत्री भाव दिखाते दिखाते बहक गए, या फिर यह है कि व्यग्रता, जिसकी मैं कल भी आपके साथ आपके सहयोगी के साथ चर्चा कर रहा था कि वो व्यग्रता का कारण कुछ और भी हो सकता है, और जिसमें उनको लगा हो कि पूरी दुनिया में उनकी थू-थू तो वैसे ही हो रही थी क्योंकि एक F-16 जो गिरा और उसका पायलट भी है, आगे की कहानी वो बोलेगा जब सही समय आएगा, लेकिन उनको ये मालूम पड़ गया कि उनके जो हवाई जहाज विश्व में सबसे अव्वल दर्जे के माने जाते थे तो वो तो गिरा दिए गए और बेइज्जती तो वहां भी हो रही थी। व्यग्रता एक और भी थी कि ये जो खबरें चल रही थी कि रेडिएशन होना शुरू हो गया और उसकी वजह से बड़ी तबाही आने वाली है। कुछ अमेरिका का भी एक हवाई जहाज आया, इजिप्ट का भी एक हवाई जहाज आया, रेडिएशन को चेक करना था, बोरोन भी लेकर आया, बोरोन में भर भर के। तो ये जो खबरें थी ये व्यग्रता बढ़ाने वाली थी। ट्रंप यहां पर डिप्लोमेसी में जहां कहते हैं कि साधक के भांति आपने तो श्वास रोककर एक त्राटक करना है, दुश्मन को एक अपलक नजरों से देखना है और बिना विचलित हुए। लेकिन ट्रंप साहब तो विचलित हो गए और उन्होंने पहले आंखें झपका दी और ये फैला दिया कि उन्होंने सर उनका जो बड़बोलापन है वो हमने पहले भी कई बार देखा है, जो वो बयान दे देते हैं फिर पलट भी जाते हैं। दामोदर जी, मैं आपके पास आऊंगी और जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन फिलहाल चल रही है इसमें आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है या फिर जो उसका नैरेटिव बिल्डअप जो किया जाता है अक्सर जब तनाव होता है किसी दो देशों के बीच में, तो वो उसका रोल कितना महत्वपूर्ण होता है? धन्यवाद साक्षी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर मैं इस क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरह से हम जो लड़ाई गोली और बारूद के साथ लड़ रहे हैं, बिना गोली और बारूद का यूज किए भी कई लोग नैरेटिव से भी दुश्मन को ढेर करते हैं। आपने कुछ समय में देखा होगा कि पाकिस्तान ने कई तरह के छल मुहार में इस चीज को बहुत स्ट्रांगली डेवलप किया है और वहां पर उनका जो एक पहलू है जिसमें मैं पाकिस्तान की हमेशा तारीफ करता हूँ, झूठ फैलाने के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे आगे। उसकी एजेंसीज हैं डेडिकेटेड जो कि काम करती हैं ISI के लिए। तो मॉक फोटो हो गया, एडिटेड वीडियोस हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को ये भी शर्म नहीं आती कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं तब भी वो चोरी के फुटेज, इंडियन मीडिया के फुटेज यूज कर करके ये सब करते हैं। तो ये सब एक नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसे हम साथ में बोलते हैं IW वॉरफेयर का हिस्सा होता है। भारत ने इस बार बड़ी सजगता दिखाई। बालाकोट के समय हम थोड़ा सा इस चीज में चूक रहे थे, लेकिन इस बार हमने बहुत सजगता दिखाई। तीनों सेनाओं की प्रेस ब्रीफिंग होती रही, समय समय पर
सरकार ने जानकारी देने की कोशिश की आम जनता को, और एक मैसेज भी दिया कि किस तरह से हमारी सेना प्रोफेशनल तरीके से ब्रीफ करती है। और इस पे जो सबसे चेरी ऑन द केक की बात है, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो था डीजीएमओ सर, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सर की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भारती सर ने और इन्होंने नेवल अफसर्स ने, नेवल डीजीएमओ ने। तो ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ा प्रिसाइसली उन्होंने आफ्टर और बिफोर जो इमेजेस दिखाई, जो एचडी क्वालिटी इमेजेस दिखाई, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से चोट पहुंचाई है, पाकिस्तान के पास उसके बाद कोई आंसर करने के लिए कोई चीज नहीं बची थी। सिर्फ अपनी चेस्ट थम्पिंग करने के, झूठ अपने सैनिकों को और अपनी जनता को गुमराह करने को, पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज किया गया। उसके बाद आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार, जो कि भारत के बारे में कभी नहीं लिख रहे थे, उन्होंने लिखना शुरू किया कि इस बार पाकिस्तान का नुकसान हुआ। दुनिया ने उस नजरिए से देखा और तमाम तरह के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। तो नरेटिव वॉरफेयर भी बहुत जरूरी है और भारत को चाहिए कि इसके लिए डेडिकेटेड एजेंसी हमारे देश में होनी चाहिए, जो कि किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करें, और ना सिर्फ काउंटर करें बल्कि इस तरह के टूल्स का यूज करें, जैसे इस तरह की खबरें, जिस तरह भ्रामक खबरें फैला के पाकिस्तान हमारे यहाँ पैनिक क्रिएट करता है, आम जनमानस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पूरी दुनिया को बरगलाने की कोशिश करता है। सेम हमारी एजेंसी को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को जारी रखें। साथ साथ में जो हमारे बलूची भाई हैं, जो वहां पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो विद्रोह चल रहा है, उसको भी हमें, उनको जो आजादी की मांग है उसका समर्थन करना है, यहाँ से उसका नैरेटिव उनको समर्थन देना चाहिए। ऐसे समय में दुश्मन की जो हरकतें हैं उनके हिसाब से नहीं लगता कि भारत को कभी भी इस चीज से पीछे हटना चाहिए। पाकिस्तान को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि एक समय में पाकिस्तान की पॉलिसी होती थी जनरल जियाउल हक की, मैं समझता हूं कि उनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। अब ये समय आ गया है कि पाकिस्तान को ना सेम रिस्पॉन्स दिया जाए, ब्लीड पाकिस्तान विद मोर देन 1000 कट्स, दिस इज द टाइम, और ये भारत की सेना ने किया है। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त सूर्य समाचार के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी थी इसलिए इस चर्चा को हमको यहीं रोकना होगा। इसी के साथ सूर्य विशेष में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।